Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the second lecture of the chapter number 6 working with method. So students, in the last video we have learned so many things about the method, like what is a method, advantages of the methods, invoking the methods, method prototype, method calling, method signature, like this. So students, in this video we will continue from the actual and formal parameters. So without getting late, let's start. Actual and formal parameters. So students, the term parameters has been used in टू डिफरेंट्स. जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं आपके और फॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम दो तरीके से यूज करते हैं. ओके, बट रिलेटेड विद सो फॉर इसके और भी कुछ तरीके हैं. लाइक देयर आर पैरामीटर्स यूज्ड इन द मेथड कॉल. यहाँ पे मेथड कॉल में हम पैरामीटर का यूज करते हैं सच एज ए नम एट लाइन 14. ठीक है, इसमें आप 14 लाइन को आप देखो. सो आपको दिख रहा होगा कि मेथड कॉलिंग करते समय वहाँ पे एक नंबर हमने पास कराया है, नम वेरिएबल पास कराया है. ओके, सो दिस इज एक्चुअल पैरामीटर. सो इज एन एग्जांपल गिवन बिलो इन दिस. सो ऑन अदर हैंड देयर आर पैरामीटर्स यूज्ड इन मेथड डेफिनेशन. और दूसरी जगह जो हमने यूज किया है इंट एक्स, वो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है, सच एज द एक्स एट लाइन 3. सो इन द स्टेटमेंट फाइंड स्क्वायर इंट एक्स इन द सेम एग्जाम्पल. ओके, सेम एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख रहे हो इंट एक्स. सो इन दिस मेथड हेडर में आप यहाँ पे देख रहे हो जो पैरामीटर लिस्ट है. सो पैरामीटर लिस्ट में हमने यहाँ पे उसको एक्सेस किया है, तो ये बन जाता है आपका फॉर्मल पैरामीटर. ओके, सो द पैरामीटर दैट अपेयर इन द मेथड कॉल आर कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर. जो मेथड अपेयर होता है मेथड कॉल में, यानी कि जब हम मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, सो उसमें होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर. वेयर एज द पैरामीटर्स दैट अपेयर इन द मेथड डेफिनेशन आर कॉल्ड द डमी पैरामीटर या फिर फॉर्मल पैरामीटर. सो वहाँ पे वो बन जाता है आपका फॉर्मल पैरामीटर. एज यू कैन सी इन दिस प्रोग्राम, हियर इज द एक्चुअल पैरामीटर बिकॉज वी आर कॉलिंग द मेथड्स दैट्स कॉल्ड इज actual parameter, and in the method definition there is the formal parameter. Okay, I hope you understood this program. So let's see one more time. Public void my find square and his फाइंड स्क्वायर. सो एक मेथड यहाँ पे बनाया गया है जो कि नॉन स्टैटिक मेथड है. एंड नॉन स्टैटिक मेथड अगर आप बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना होगा क्लास का, तभी आप इसको कॉल कर पाओगे. सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस देन यू कैन create the instance of this you create the instance of this class and call this method. Whenever you will call this method, so it will ask for calling the method. Okay, so here num equal to 4 and my result. so यहाँ पे आपने क्या किया, मेथड को कॉल कर दिया, और मेथड को कॉल करने के बाद में मेथड डेफिनेशन के पास में वैल्यू आ गई, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के बाद में वैल्यू रिटर्न हो गई. रिटर्न होने के बाद में रिजल्ट में वैल्यू स्टोर हो गई, देन उसके बाद में उसको प्रिंट करा दिया. ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसीजर होता है आपके जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनको यूज करने का. ओके स्टूडेंट्स, so in the above mentioned examples x is a formal parameter whereas num is the actual parameter. x क्या है, formal parameter है, num क्या है, actual parameter. so sometimes the method call statement may contain an expressions as an argument. वहाँ पे हम expression भी use कर सकते हैं. So in such case the actual parameters in a method call statement are used to evaluate the expression and the values are assigned to the formal parameter. सबसे पहले वो expression जो आपने यहाँ पे दिया है like x plus y plus z something, तो सबसे पहले वो evaluate होगा, then उसके बाद में method को transfer होगा, call होगा. Okay, now come on the next page. The method definition. Okay, use these values, the body of the methods is executed. तो जो वैल्यू आपने पास किया उस वैल्यू को यूज करके मेथड बॉडी क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी. फॉर एग्जांपल्स यू कैन हैव मेथड कॉल स्टेटमेंट सच एज दिस, माई रिजल्ट इक्वल टू फाइंड स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई n. तो यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया है 2 मल्टीप्लाई नंबर. ठीक है, अगर आपने नम का वैल्यू 5 रखा है तो ये सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेगा और वो हो जाएगा 10. सो 10 पास होएगा फिर फॉर्मल पैरामीटर को. ओके,
So in this case the expression 2 multiply n will be evaluated first using the actual parameter. So its values will then be assigned to the formal parameter x. Okay, and the body of the find square method will be executed. उसके बाद में फाइंड स्क्वायर का जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. नाउ दिस टाइम टू अंडरस्टैंड द रिटर्निंग फ्रॉम मेथड्स. ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं मेथड डेफिनेशन से. वैसे कंपलसरी तो नहीं होता है कि हम वहाँ से रिटर्न करें, बट इन केस इफ़ वी आर रिक्वायर्ड, मोस्टली प्रोग्राम जब आप बना रहे होते हो, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें इसका बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा नीड होता है. ओके, let's see. You learned in the examples given above that the calling a method. जब आपने जो मतलब पीछा एग्जाम्पल देखा है, जब हमने मेथड को कॉल किया है, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल ट्रांसफर टू द कॉल्ड मेथड. वहाँ से जो कंट्रोल था प्रोग्राम का वो मेथड डेफिनेशन के पास में चला गया था. सो वंस द मेथड एग्जीक्यूशंस फिनिश, जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट फिनिश होता है, द कंट्रोल ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग मेथड. तो जो उसका कंट्रोल है वो दोबारा से फिर मेथड के पास ही आ जाता है. सो देर आर 2 ways विच द कंट्रोल कैन ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट. ये आपके 2 तरीके हैं जब वहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र करोगे. फर्स्ट वन इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट टू एनकाउंटर द कॉल्ड मेथड. वहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द मेथड एग्जीक्यूटिव, या फिर लास्ट जो स्टेटमेंट है वहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. कॉल्ड द मेथड इज एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ द रिटर्न स्टेटमेंट. अब रिटर्न स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं. लेट्स सी. समटाइम्स द मेथड यू क्रिएट कंप्यूट ए वैल्यू. क्या करेगा, मेथड जो आपने क्रिएट किया है वो कोई वैल्यू को कंप्यूट करेगा, एग्जीक्यूट यानी कि कैलकुलेट करेगा. फॉर एग्जांपल द फाइंड स्क्वायर. सो मेथड कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. सो फाइंड स्क्वायर ने क्या किया है, एक मेथड को जो वैल्यू उसके पास में है उसको स्क्वायर कर दिया है. द कैलकुलेटेड वैल्यूज रिमेन विद इन द मेथड अनलेस इट रिटर्न बैक टू द कॉलिंग मेथड. ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हो सकता है वो मेथड के पास में रहे, अदरवाइज ये क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा जहाँ पे आपने उसको कॉल किया है. सो द मेथड स्पेसिफाई द रिटर्न वैल्यूज़ वाया रिटर्न स्टेटमेंट. जब आप क्या करोगे, एक जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न जो कीवर्ड था उस स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको रिटर्न कर सकते हैं. सो द सिंटेक्स ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटर्न एंड द एक्सप्रेशन. लाइक एज एन एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस हियर रिटर्न एंड रिजल्ट. Now the return statement can only be used inside the method body. रिटर्न स्टेटमेंट को आप केवल उस मेथड बॉडी के अंदर ही यूज कर सकते हैं. द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यूज मस्ट मैच द टाइप स्पेसिफाई इन द मेथड हेडर. ये ज़रूरी है कि जो वैल्यू है आपकी वो इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है, वो आपके मेथड हेडर में जो टाइप होता है रिटर्न टाइप उससे मैच होनी चाहिए. जैसे रिजल्ट है इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होना चाहिए. ओके, सो तभी ये इसको रिटर्न कर पाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. इंट नम इक्वल टू 4. ओके, इंट माई रिजल्ट ये भी इंटीजर है, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है. एंड माई रिजल्ट क्या है, माई रिजल्ट इक्वल टू फाइंड स्क्वायर. माई रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें इक्वल टू करके हमने फाइंड स्क्वायर को कॉल किया, देन उसमें नम को पास करा दिया. नम का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल करेगा इसको एंड एक्स में आ जाएगा. सो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसका जो स्क्वायर आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा. रिजल्ट को यहाँ से सेंड करेंगे तो बैक टू द कंट्रोल फिर इसके पास में आ जाएगा और उस वैल्यू को माई रिजल्ट में स्टोर कर देगा एंड उसके बाद में फिर हम उसको प्रिंट करा सकते हैं. Okay students, so this is the procedure to calling and returning the values. So here students the return statement fulfills 2 main process. यहाँ पे इसने 2 प्रोसेस को किया है. It returns a value to the calling method. एक तो ये कि जो वैल्यू कॉल रिटर्न कर रहा है वो कॉलिंग स्टेटमेंट के पास में. सो इट कॉज एन एग्जिट, ये कारण भी है प्रोग्राम को एग्जिट करने का फ्रॉम द मेथड एंड ट्रांसफर टू द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड. बाकी पूरा कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड के पास में देने के लिए. ओके, मीन्स एक तो यहाँ से ये टर्मिनेट भी कर रहा है, दूसरा कि
आप यहाँ पे आई मीन वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसी के पास में, ठीक है। यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न करी, फाइंड स्क्वायर यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं उसको दे दिया, प्लस इस प्रोग्राम को यहाँ से टर्मिनेट भी कर दिया, ये वाले फंक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। सो एज यू लर्न इन द डिस्प्ले मैसेज, जैसे आपने डिस्प्ले मैसेज में देखा है, एग्जाम्पल इज नॉट द नेसेसरी फॉर द मेथड टू हैव द रिटर्न स्टेटमेंट। एक पीछे के एग्जाम्पल में वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है उसको रिटर्न करना। सो इन सच केस द कंट्रोल ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग मेथड वंस द मेथड एग्जीक्यूशन फिनिश। तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे ही कंट्रोल आ जाता है जब आपका जो मेथड है वो फिनिश हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है। ओके, द रिटर्न टाइप ऑफ द सच मेथड मस्ट ऑलवेज बी वॉइड। अगर आप वहाँ पे इस तरह की, ठीक है, इस तरह के टाइप के लिए आप वहाँ पे वॉइड का यूज करते हैं। सो द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे रिटर्न 7 डायरेक्टली वैल्यू को आप रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न ए वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू आप वहाँ पे ट्रू को भी रिटर्न करा सकते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन इस तरह का, या फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन भी आप वहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिटर्निंग वैल्यूज़। अब रिटर्निंग वैल्यूज़ वैसे कई बार हम यहाँ पे देख चुके हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्निंग वैल्यूज़। तो वैल्यू को रिटर्न किस तरीके से करते हैं वो आप यहाँ पे सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी। ऑल मेथड्स मस्ट रिटर्न ए वैल्यूज एक्सेप्ट द मेथड डिफाइंड एज वॉइड। पहली चीज़ कि जितने भी हम मेथड बनाएंगे वो सभी रिटर्न कर सकते हैं, केवल एक ही टाइप को छोड़ के, वॉइड को। ओके, द रिटर्न वैल्यूज मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। रिटर्न वैल्यू और डेटा टाइप, रिटर्न टाइप दोनों ही आपके सेम होने चाहिए। ओके, एज डिफाइंड इन द मेथड प्रोटोटाइप, जैसे कि आपने मेथड प्रोटोटाइप में डिफाइन किया है। सो इट वांट टू से कि जैसे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंट पब्लिक इंट दिस, तो आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी इंटीजर ही होना चाहिए। ओके, if written statement is missing in such method an error message is displayed in the code editor। अगर आप वहाँ पे मिस कर रहे हो रिटर्न को तो वहाँ पे एक एरर शो कर देगा। ओके, नोट इन दिस example, so here they are not using the return statement, so it is asking for the missing return statement। okay, ऊपर यहाँ पे void यूज होता तो यहाँ पे उसको नहीं बोलता, but it is asking for the return statement because you are using here integer। okay, let us see how to execute a method with parameters using BlueJ। अगर पैरामीटर आप यहाँ पे पास करा रहे हो, ठीक है, तो आप BlueJ में उस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मेन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने टाइम्स आई टोल्ड यू इफ़ यू आर यूजिंग द BlueJ, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू मेक द मेन मेथड। ओके, अदरवाइज विदाउट मेन मेथड you cannot execute your program. Fine. So this facility is provided by the BlueJ only. Without main method you can execute any type of the method. Okay. So let's see, int a int b दो वेरिएबल को एक्सेस करेगा एंड रिटर्न कर देगा मिनिमम वैल्यू. सो दिस इज द expression to find the minimum value and you can execute. Okay students, now continue. So this kind of the window will appear when you will execute the previous program and it will ask for the values. 23 17 आपने पास किया तो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करा देगा मिनिमम वैल्यू को. ओके, इसी तरीके से वहाँ पे आउटपुट को शो कराएगा. सो इसके कुछ एग्जांपल से मैं आपको बना के दूंगा, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड. ओके, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ऑलरेडी मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको बताया है. ओके, बट यहाँ पे हमें कई बार प्रॉब्लम होती है मेथड को कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स को. सो जावा मेथड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के हमारे मेथड्स होंगे. फर्स्ट वन इज द स्टैटिक मेथड, सेकंड इज द नॉन स्टैटिक मेथड. सो द स्टैटिक मेथड्स आर क्रिएटेड विद द
स्टैटिक कीवर्ड्स इन देयर मेथड्स प्रोटोटाइप एज ऑन इन बिलो। अगर आप वहाँ पे स्टैटिक मेथड बना रहे हो तो उसमें स्टैटिक कीवर्ड को आपको यूज करना होगा। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप यूज करते थे, इसी तरह से पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे रिटर्न टाइप आप यूज करोगे और यहाँ पे मेथड का नेम, और ज़रूरत है तो वहाँ पे पैरामीटर लिस्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड नॉन स्टैटिक मेथड में क्या होगा कि वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव लर्नड दैट वंस मेथड हैज़ बीन डिफाइंड इन ए क्लास। आपने सीखा जैसे कि क्लास के अंदर एक मेथड को हम डिफाइन करते हैं, सो यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट टू एक्सिस। आपको ऑब्जेक्ट एक्सिस यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसको एक्सिस करने के लिए। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट द स्टेप्स यू शुड फॉलो टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड एग्जीक्यूटेड इट्स मेंबर मेथड। ठीक है, अगर आप वहाँ पे मेथड को ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आपको उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अगर आप ब्लूजे यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेट्स सी न्यू फाइंड स्क्वायर, क्लास का नाम आ जाता है। ठीक है, कई बार हमने इस चीज़ को देखा भी है। सो रिकॉल द फाइंड डेमो क्लास दैट यू क्रिएटेड अर्लियर इन द सेक्शन 6.5। दिस पीछे के एग्जाम्पल में बना हुआ है। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली इसका एग्जाम्पल बना के दिखा दूंगा, सो डोंट वरी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट के लिए उसने पूछा, फाइंड स्क्वायर के नाम से वन से ऑब्जेक्ट बन गया, रेड कलर की विंडो आ गई। रेड कलर की विंडो में आप उस पार्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद में वो पूछेगा आपसे वैल्यू को, एंड यू विल एंटर द वैल्यू एंड यू विल गेट द आउटपुट दिस। सो स्क्वायर किया 3 का तो गोट द 9 आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, द मेथड डिफाइन सो फॉर आर एग्जीक्यूटेड टू बी नॉन स्टैटिक बिकॉज वी वर रिक्वायर्ड ए क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू यूज दैम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया है बिकॉज आप वहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड को यूज कर रहे हैं। फाइन, the method which are executed via an instance of the class is known as the non-static method, and non-static method on the other hand the method which can be accessed without an instance of the class is known as the static method. Non-static method and static method. Okay, for an method to be static, the keywords static must precede its declaration. ठीक है, स्टैटिक मेथड को बनाने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होगा जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं मेथड को। ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। द प्रोग्राम डिफाइन 2 मेथड्स। इस प्रोग्राम में 2 मेथड डिफाइन किए गए हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक फाइंड स्क्वायर स्टैटिक एंड फाइंड स्क्वायर दैट इज नॉन स्टैटिक। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी दिस एग्जांपल। Here students, there is a class, demo class, and inside this there is three methods: public static void main, public int find square, public static int find square static. Okay, so here to understand this program you have to start from the main, and what it done, let's see int a b, a और b यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड एक डेमो क्लास जो डिफाइन किया उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डेमो क्लास दिस वन। ओके, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड क्लास ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू न्यू डेमो क्लास। सो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना दिया है, एंड ए इक्वल टू क्लास ऑब्जेक्ट एंड फाइंड स्क्वायर। क्लास ऑब्जेक्ट एंड फाइंड स्क्वायर जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है, उसको आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक वैल्यू पास कराया है। ओके, सो ये क्या करा है, असाइनिंग नॉन स्टैटिक मेथड विद द इंस्टेंस नेम। ये क्या है, उसका इंस्टेंस है, तो इसके साथ में आपने उसको कॉल किया तो प्रोग्राम का कंट्रोल आ गया हमारा फाइंड स्क्वायर के पास में। सो हियर एक्स इंट रिजल्ट इक्वल टू एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स एंड रिटर्न दिस। सो बैक टू द कंट्रोल आ गया ए के यहीं पे जहाँ पे आपने कॉल किया, और ए में आके स्टोर हो गया, और उसको हम नॉन स्टैटिक यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंडली डेमो क्लास डॉट फाइंड स्क्वायर स्टैटिक 5। तो यहाँ पे भी हमने उसी इंस्टेंस का यूज किया कॉल करने के लिए, बट ये क्या है, आपका एक नॉन स्टैटिक मेथड है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कॉल करने के बाद में वैल्यू गई यहाँ पे एक्स के पास में, और यहाँ से फिर उसको स्क्वायर करके फिर से उसको रिटर्न कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई फिर से यहीं पे कंट्रोल आके बी में।
ओके, एंड बी को यहाँ पे प्रिंट किया, असाइनिंग द स्टैटिक मेथड विद द क्लास नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रोग्राम है। आप चाहे तो ये ज़रूरी नहीं था कि आप इसको जो है इंस्टेंस से कॉल करें, इट्स नॉट कंपल्सरी टू कॉल दिस, आप उसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते थे। लाइक इट्स वर्क लाइक इस मेन मेथड, बिल्कुल मेन की तरह ही ये वर्क करता। ओके, बट वैल्यू हमें वहीं पे कहीं ना कहीं चाहिए होती, तो वैल्यू को हम लाइक जैसे पॉपअप आता है वैल्यू पूछता है, उसमें हम एंटर कर सकते थे। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, कोड वॉक थ्रू देन यू कैन डू, आउटपुट इज दिस and now there is some more points. Object dot non static and चलो एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो एन इंस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू इन्वोक ए नॉन स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू इन्वोक द नॉन स्टैटिक मेथड। हमें इंस्टेंस की तब ज़रूरत होती है जब हम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। एज नॉन एज एन इंस्टेंस मेथड, इसको हम बोलते हैं नॉन इंस्टेंस में, इसको हम इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास यू यूज़ द फॉलोइंग जेनेरिक सिंटेक्स। इस सिंटेक्स में आप उसको क्रिएट कर सकते हो। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू एंड क्लास नेम। सो दिस इज द इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओके, and in order to invoke the non-static method you use the following generic syntax। अगर आपको नॉन स्टैटिक को कॉल करना है मेथड को, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट नेम प्लस नॉन स्टैटिक मेथड का नेम। फाइन, बट एन इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड। अगर आप स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो इट कैन बी इन्वोक्ड यूजिंग द क्लास नेम। इसको केवल क्लास नाम से ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो व्हेन यू डिक्लेयर ए मेथड, जब आप इस मेथड को डिक्लेयर करते हैं विद द स्टैटिक मॉडिफायर, इट बिलोंग्स टू द क्लास। ये क्लास बिलोंग करता है, ठीक है, क्लास यानी कि क्लास यूज कर सकते हैं आप उसमें, रेदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हैंस इट इज़ आल्सो नोन एज द क्लास मेथड। ये होता है आपका क्लास मेथड। एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। जो नॉन स्टैटिक होता है उसको आप इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते हैं, और जो आपका स्टैटिक होता है उसको आप क्लास मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्लास नाम से उसको एक्सेस करोगे। इन ऑर्डर टू कॉल द स्टैटिक मेथड यू यूज द फॉलोइंग जेनेरिक सिंटेक्स। ओके, so students, I think that is enough for today. In the next chapter we will continue, in the next video we will continue from the variables and their scope. So students, इसके कुछ अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बना के दूंगा, प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप उनको बना सकते हैं। ओके, तो ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। सो स्टूडेंट्स, टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।